क्लास 9 लेसन फर्स्ट विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इज सराउंडिंग अस। तो इसके पार्ट में जो अभ्यास दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं एक नज़र में। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, गिरना, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इसके विषय में हम इस क्लास की पहली अध्याय में हम बता चुके हैं, पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो कुर्सी पदार्थ है, बादाम, शीतल पेय, ये सब क्या है? पदार्थ। बाकी बचा आपका इत्र की सुगंध, विचार, शीत ठंडा, घृणा, गंध, स्नेह, ये सब पदार्थ नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आप तक पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पदार्थ की कणों की विशेषताओं का गुण है। तो तापमान बढ़ने से इनकी कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गति ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के रिक्त स्थान बढ़ जाता है और ये फैलने लगते हैं। और गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से फैलती है और दूर से ही हमारी नाक तक पहुंच जाती है। जैसे ये कण है ठोस के, जब हमने इनको हीट किया, टप किया, तो ये कण क्या हो जाएंगे और दूर दूर इनके बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, दूर दूर फैल जाएंगे। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? जब हम स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो पानी को काटते हैं, तभी हम पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं और पानी हमें आगे की ओर धकेलता है। तो ये कौन सा है? यह क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। मान लिया कि ये कोई पानी है और इसके कण ऐसे मिले हुए होते, ठोस होते, तो इनके बीच में हम पानी को कैसे काट पाते? नहीं। लेकिन पानी क्या है? तरल के जो कण है थोड़ा दूर दूर होते हैं इनके बीच से, इसलिए इनको पानी को काट पाता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके विषय में हमने इस अध्याय की पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। इसको आपने इस क्रम में रखना है। अब जैसे वायु का हमें घनत्व निकालना है, कैसे निकालेंगे? वायु का द्रव्यमान बटे उसका आयतन, चिमनी का धुआं उसका द्रव्यमान और उसका आयतन। तो उस हिसाब से देखना है हमें कौन किस क्रम में आता है। विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। वे दो पदार्थ हैं, आपस में मिल गए हैं, तो वो विसरण कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है, बर्फ बन जाती है, तो उसे शुष्क बर्फ कहते हैं।
पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? ताप। जब तापमान बढ़ जाएगा तो अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको तापमान बढ़ गया तो वो पानी बन जाता है, और तापमान बढ़ गया तो उसकी अवस्था परिवर्तन में गैस बन जाता है। और दाब। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अवस्था परिवर्तन यानी कि हमने ठोस को गर्म करके क्या बनाया? द्रव अवस्था में लाए। द्रव्य से और उसको गर्म किया तो हमसे गैस अवस्था में लाए, तो अवस्था परिवर्तन कर दी। तो के समय स्थिर ताप पर पदार्थ एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा, उसके एकांक द्रव्यमान को यानी कि इसके इकाई द्रव्यमान को, भाई ये अगर पदार्थ है इसकी इकाई को द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। या जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था जैसे ठोस से दूसरी अवस्था जैसे द्रव में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर, नियत मतलब निश्चित ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित हो जाती है या मुक्त हो जाती है। 3 परिभाषाएं इसकी। ठोस द्रव गैस के गुणधर्म लिखिए। ठोस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है, बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म, तो ठोस के मान जैसे ये कोई, जैसे इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जैसे कण थोड़े नज़दीक होते हैं, अंतराणु को स्थान कम होता है। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इनका अंतराणुक बल ठोस से कम होता है, दूर दूर होते हैं थोड़ा। ऐसी गैस की गुणधर्म, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है और रिक्त स्थान अधिक होता है। ये दूर दूर होते हैं और दूर दूर होते हैं। गैस आपने देखी होगी, मतलब महसूस की होगी। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से किया जाता है। विसरण मतलब दो पदार्थों का मिलना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर इसे समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि हम अगर एक गिलास में जल ले लें और इसमें 1 चम्मच हम चीनी डाल दें तो वो चीनी इसमें घुल जाती है, यानी कि इसके जो अंतराणु को स्थान है, कणों के बीच में जो गैप है, उसमें चीनी के कण समायोजित हो जाते हैं। जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसको रखते हैं। तो द्रवों की तुलना में गैसों की संपृक्तता अधिक होती है, जिसे जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान ले लेते हैं और पूरी तरह से इसको भर देते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण क्या है, पहले तो यही समझ लें। वाष्पीकरण अतिरिक्त पानी का वाष्प बनकर या भाप बनकर उड़ जाना। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण पास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से
आसपास ठंडक होने लगती है, शीतलता आ जाती है। मतलब ये कह रहा है, आपने देखा होगा यदि आपके हथेली पर या हाथ पर पानी है और आप उसको क्या करते हैं, थोड़ा धूप में ले जाते हैं, धूप जब उसमें लगेगी तो वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जब होगा तो क्या होगा, हमारी हथेली जो है ठंडक महसूस होगी। तो इसका कारण क्या है, तो जो ऊर्जा के कण हैं वो ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं हथेली की, फिर जब वाष्प बनती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, ये तो हमने कह दिया था भाई, जो है ठोस CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है जी? ऊर्ध्वपातन ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस पदार्थ गर्म करने पर गैस वाष्प ठोस बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपका कपूर आपने पूजा में जलाया होगा, तो कपूर के टिक्कों को जो हम जलाते हैं तो बिना द्रव में आए क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। जबकि आप बर्फ़ के टुकड़े को लेंगे, आइस पीस को, तो वो बर्फ़ क्या होगी, पहले लिक्विड बनेगी, फिर और गर्म करेंगे तो वो गैस अवस्था में बन जाएगी। ये सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो सॉलिड स्टेट से सीधे गर्म करने पर गैस बन रहे हैं वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? वाष्पीकरण क्या है, भाप बनकर पानी का उड़ जाना। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि, तापमान बढ़ने पदार्थ के कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिल जाती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता मतलब उसकी ह्यूमिडिटी में, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कोहरा आ जाता है, जिसे सामान्य भाषा में कुरेड भी कहते हैं। कुरेड में क्या होता है कि जब आप कुछ देर खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, आप भीग जाएंगे। बारिश भी नहीं होती है लेकिन आप भीग जाते हैं, तो उसमें क्या है, जलवाष्प है। जलवाष्प के कारण उसमें क्या है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। तो वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने पर जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की ऐसी चौथी अवस्था है जो नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत हो जाती है और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार करती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि जैसे ये कोई बल्ब है, इस बल्ब के अंदर क्या होती है, गैसें भरी होती हैं। नियॉन गैस होगी, या फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है, हीलियम, या कोई अकेरिया गैस होती है ना, अकेरिया गैस जिसका ऑक्टेट पूरा होता है या 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पूरे होते हैं, जो निष्क्रिय होती है, या बाहरी कक्षा में 8 होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, जो निष्क्रिय होती है गैस। तो इसमें गैस भरते हैं। ये देखिए बल्ब की चिन्ह की आकृति है, जब हम 10th में पढ़ेंगे प्रतिरोध सर्किट जब बनाते हैं तो बल्ब के लिए प्रतीक बनाया जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, पदार्थ तापमान नहीं बदलता, चाहे उससे और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो, तापमान के बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ की गुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं?
वायुमंडलीय दाब यानी कि वायुमंडल का दाब 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? कंडेंसेशन वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर यानी कि ठंडी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ओस जम जाती है या पाला पड़ जाता है, बूंदे बूंदे हो जाती हैं पत्तियों पर, तो वो क्या है? संघनन है। वो ठंडी हो जाती है, संघनन होकर जम जाती है तो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्रिया को संघनन कहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अथवा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक और क्वथनांक में अंतर। गलनांक क्या है और क्वथनांक क्या है? नंबर 1, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, गलनांक। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक। ठोसों का गलनांक होता है, द्रवों का क्वथनांक होता है। जैसे कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ गलने लगती है। बर्फ़ कब गिरती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जब टेम्परेचर आ जाता है माइनस में, तब बर्फ़ गिरती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर बर्फ़ जो है क्या करने लगती है? पिघलने लगती है। अब 3 उत्पादित पदार्थ। उत्पादन की जगह कैसे कहते हैं? जो ऐसे पदार्थ जो सॉलिड अवस्था से गर्म करने पर सीधे क्या हो जाते हैं? गैस अवस्था में बदल जाते हैं, जो लिक्विड अवस्था में नहीं बदलते हैं, सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं गर्म करने पर। ये हीट का निशान होता है ये गर्म करने का। तो उसमें हमने बताया था कपूर जो पूजा में यूज होता है, या नेफ्थलीन जो हम कपड़ों में गोली रखते हैं, फिनाइल जिसे बोलते थी, और अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है? उत्पादित पदार्थ हैं। थैंक यू वेरी मच।